हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी, जो युद्ध था, वो किसके बारे में था, कौन कौन से लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स लड़े गए ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की आज़ादी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। 1857 के अगर हम रिवॉल्ट की स्टार्टिंग देखें तो वो यहाँ पर लिखा है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये लिखा है वाज द फर्स्ट मेजर रेबेलियन बाय इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो इंडियंस ने पहला कदम उठाया वो यही था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में ये वाला कदम उठाया गया था, इंडियंस ने उठाया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था। ठीक है, अब इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। तो डेट मेंशन करी हुई है, डेट बहुत ध्यान से पढ़ना, 10 मई 1857 को ये वाला रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ एट मेरठ बाय द इंडियन सोल्जर्स, जिनको हम सेपॉयज भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसे सेपॉयज लिखा होता है तो उसका मतलब भी क्या है, इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, कब शुरू हुआ ये, 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब और कहाँ से शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ मेरठ में। किसने शुरू किया, इंडियन सोल्जर्स ने इसको शुरू कर दिया था। उसके बाद लिखा है इट स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में क्या होने लगा, ये स्प्रेड होने लगा, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग सिटीज में ये रिवॉल्ट और बढ़ने लगा, स्प्रेड होने लगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सिपाही मुटीनी और इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, तो मतलब 1857 में जो इंडियंस ने विद्रोह किया, जो इंडियंस ने युद्ध लड़ा, जो क्रांति करी, वो ये पूरी रहेगी इसमें आगे, जो हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, तो पहले चीज तो पता चल गई, कब कहाँ से शुरू हुआ था, इंडियंस ने शुरू किया था और क्यों शुरू किया था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडियंस ने शुरू किया था, कब, 1857। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर कि कॉजेज मतलब कारण, कि क्या कारण थे इस वाले युद्ध के। 1857 जो युद्ध हुआ, जो युद्ध लड़ा, उसके कारण क्या क्या थे, कॉजेज क्या क्या थे। देखो, सबसे पहले तो लिखा है ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल, इट्स कार्ट्रिज वाज ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी एनफील्ड राइफल। इसका मतलब क्या है, किसी को पता है, स्किन, हाँ, स्किन से ग्रीसिंग करते हैं उसमें। बट ये होता क्या है, एनफील्ड राइफल मतलब गन है, इंस्ट्रूमेंट जो सोल्जर्स यूज करते हैं ना युद्ध में, जो चीजें यूज होती हैं वही है, उसी तरीके का ये एक चीज है जिसकी जो ग्रीसिंग होती है वो किसके उससे होती है, काऊ के और पिग के फैट से इसकी ग्रीसिंग हुआ करती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ब्रिटिशर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी जो कार्ट्रेज थी वो ग्रीस होती थी इससे। हिंदूज कंसिडर्ड काउ सैक्रेड। हिंदू मतलब जो हिंदू पीपल थे सारे हिंदू समाज के, वो तो गाय को क्या मानते हैं, अभी तक भी हम गाय को माँ मानते हैं, देवी मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वो पवित्र मानते हैं। मुस्लिम सॉ पिग एज डर्टी। मुस्लिम्स ने ऐसे सॉ किया पिग्स को ऐसे डर्टी। सो सेपॉयज रिफ्यूज टू यूज देम। सो जितने भी सेपॉयज थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस वाली चीज को यूज करने। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा है दिस हर्ट देयर रिलीजन। अब सोल्जर्स ने मतलब डिक्लाइन क्यों किया, रिफ्यूज क्यों किया, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे रिलीजियस को क्या कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है एंड कॉज एंगर। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनमें आ चुका था बिकॉज इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो कि उनके धर्म से रिलेटेड है। और ठीक है, तो एक पहला तो ये हो गया इसका कॉज। फार्मर्स हैड टू पे हाई टैक्सेस एंड इफ दे फेल्ड देयर लैंड वाज टेकन। फार्मर्स को ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े थे उस टाइम पे, और अगर उनसे नहीं हो पाता था टैक्स पे तो उनसे लैंड छीन लिए जाते थे। तो ये वाला कॉज यहाँ पे लिखा है। ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडलूम्स एंड क्राफ्ट मेकिंग आर्टिजन्स पुअर। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था हिस्ट्री में, जब स्टार्टिंग हुई थी तो क्रिएटिव काफ़ी लोग हो गए थे, कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बना के अपना सारा पालन पोषण कर रहे थे।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस वाली चीज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। जो लोग हाथों से चीजें बना रहे थे वो खत्म कर दी पूरी, और आर्टिसंस जो थे वो सारे क्या हो गए, पुअर हो गए। लोकल रूलर्स लॉस्ट इनकम एंड ट्रेड सफर्ड बैडली। जो लोकल रूलर्स थे उनकी जो इनकम थी वो भी उन्होंने घटा दी, उनको पैसे वगैरह वेजेस देना सारे बंद कर दिए। तो ये तो हो गए इसके कुछ कारण, जिससे जो लोकल पीपल थे वहाँ की उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने लगा, उनकी काफ़ी ज़्यादा इनकम्स कम होने लगी। उसके बाद ब्रिटिशर्स यूज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डेलहाउसी। ब्रिटिशर्स ने एक नया रूल ये शुरू कर दिया जिसको कहा जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डेलहाउसी की पॉलिसी थी। इसमें लिखा है टू टेक अवे किंगडम्स विद नो रियल हेयर। इसका मतलब क्या है, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी है लॉर्ड डेलहाउसी टू टेक अवे किंगडम्स विद नो रियल हेयर एंड हियर इज अ पर्सन हु गेट्स द प्रॉपर्टी टाइटल और पोजीशन। मतलब जैसे ऐसा होता था कि पहले जब डैड की डेथ हो जाती थी तो उनको बेटे को मिल जाता था सारा सामान। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि इन्होंने इस पॉलिसी को क्या कर दिया, इस पॉलिसी को इन्होंने खत्म कर दिया कि ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। मतलब ये है कि जो अडॉप्टेड सन्स हैं वो अलाउड नहीं होते थे टू बिकम द किंग। जैसे जो किसी भी डैड ने किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो उसको वो किंग नहीं बनाते इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको अलाउड नहीं किया गया कि वो क्या बन पाए, वो राजा या फिर रानी बन पाए। तो ये वाली जो पॉलिसी थी, इस वाली पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश ऑल्सो एंडेड द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी को भी, जो मुगल हमने पूरा पीरियड पढ़ा उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुगल डायनेस्टी के जो टाइटल्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, विच एंगर्ड द मुस्लिम्स, जिससे मुस्लिम्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, एंगर आ गया। नो जॉब्स और प्रमोशन वर गिवन टू द इंडियंस इन हायर पोस्ट। इंडियंस को कोई भी जॉब, कहीं प्रमोशंस कुछ भी नहीं मिल रहे थे इस वाले टाइम। ब्रिटिश बैंड इंडियन कस्टम्स लाइक सती और चाइल्ड मैरिज विच हर्ट ट्रेडिशनल पीपल। ये जो बैन कर दिए थे इन्होंने, सती मैरिज, सती हो गया, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ें बैन कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। बट उस टाइम के जो पीपल थे, हिंदू पीपल, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि उनके ट्रेडिशन को क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है इस चीज़ से। तो ये सारे ही क्या हैं, कुछ मतलब सारे ही क्या हैं, कॉजेज हैं जिससे ये वाला जो रिवॉल्ट है वो शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड फियर अमंग्स द इंडियंस। इंडियंस के बीच में काफ़ी फियर आ चुका था। इंडियंस थॉट ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कल्चर। इंडियंस ये सोच रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके रिलीजन और कल्चर को, बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का इन्होंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा दिया था। वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर आनी शुरू हो गई थी। Soldiers had to fight in far places against their beliefs. Discrimination between India and British soldiers were common. Indian soldiers got low salary and no promotion. ठीक है, तो यही सारे क्या हैं, causes रहे हैं किसके, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ, ये सारे उसके कारण थे। ये सारे क्या हैं, causes हैं जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। अब आते हैं यहाँ पर एक पूरा जो आपको टाइमलाइन गिवन है, जो हमें कोर्स गिवन है ऑफ द रिवॉल्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द टाइमलाइन। मतलब ये एक पूरी टाइमलाइन है कि कब से ये शुरू हुआ और उसके बाद कहाँ तक ये गया और उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी डेट पे क्या क्या चीज़ें हुई, वो यहाँ पे लिखा है। जैसे कि फेब 1857 19th इन्फेंट्री एट ब्रह्मपुर रिफ्यूज कार्टरेज डिसबैंडेड। फिर उसके बाद 8 अप्रैल में मंगल पांडे अटैक्ड ऑफिसर्स, लेटर हैंग। मंगल पांडे ने अटैक कर दिया था और उसके बाद उनको फांसी भी दी गई। 10th मई को क्या हुआ, रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ में प्रॉपर रिवॉल्ट स्टार्ट हो चुका था ऑफिशियली। उसके बाद 11th में रेबल्स टू कंट्रोल ऑफ दिल्ली डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज एम्परर। बहादुर शाह जफर को एज एन एम्परर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। जून और जुलाई में क्या हुआ, रिवॉल्ट स्प्रेड टू कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड इलाहाबाद। इन वाले इलाकों में क्या हो गया, रिवॉल्ट स्प्रेड होने लग गया। कब, जून जुलाई के टाइम पीरियड में। फिर सितंबर की बात करें तो ब्रिटिश रिकैप्चर्ड दिल्ली। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में दोबारा से कैप्चर कर लिया, दोबारा से वो दिल्ली में आ गए। दिसंबर ब्रिटिश वन कानपुर अंडर सर कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद मार्च 1858 में ब्रिटिश ने अगेन लखनऊ को रिकैप्चर कर दिया। अप्रैल 1858 ब्रिटिश कैप्चर झांसी एंड फॉर्ट रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद मई टू दिसंबर में ब्रिटिश टुक बैक ऑल रेबल सिटीज एंड एंडेड द रिवॉल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट से टाइमलाइन आपको गिवन है कि कब क्या चीज़ हुई और किस मंथ में क्या चीज़ हो रही थी जब 1857 का युद्ध चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करनी है और इनको लर्न भी करना है, बिकॉज जो ये वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये हो गया नेम,
ये नेम हो गया, अगेन लखनऊ, देन ये, तो ये आपसे ऑटोमेटिकली ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन से मंथ में, कौन से सन में, कौन सी ईयर में ये वाली चीज़ हुई। तो इसके लिए आया आपको लर्न होना चाहिए, तो इसको आप लर्न कर लें। अब आते हैं मेजर सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट पर, मतलब इस पूरे रिवॉल्ट के मेजर सेंटर्स कौन कौन से रहे और मेजर कौन कौन से लीडर्स थे जो 1857 के रिवॉल्ट में जिन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले प्लेस और यहाँ पे लीडर लिखे हैं, तो प्लेस पे आता है तो दिल्ली, यहाँ पे लिखा है दिल्ली में जो लीडर रहे हैं उस टाइम के वो बख्त खान लीडर थे। देन कानपुर की बात करें तो नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसके बाद बरेली खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अलामुद्दीन, उसके बाद झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो इनके नेम्स और ये प्लेसेस कि कौन कौन सी प्लेस है और कौन कौन से नेम है, ये नेम और प्लेसेस भी आपको लर्न करने होंगे, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब आते हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ, क्या ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो चुका था या फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ था? सक्सेसफुल हुआ था ये रिवॉल्ट, बताओ आप कुछ? हुआ था, मतलब जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, वो जिस पर्पस से हो रहा था वो सक्सेसफुल हो गया था या नहीं हुआ? नहीं हुआ, रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था 1857 का। अब क्यों नहीं हुआ, उसके मतलब इसके फेलियर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको गिवन रिटर्न में गिवन, जैसे कि नो यूनिटी अमंग लीडर्स एंड रीजन्स, मतलब जो लीडर्स थे और जो भी रीजन थे उनमें कोई एकता नहीं थी, कोई भी यूनिटी नहीं थी, सब अपने अपने लीडर से अपने अपने तरीके से सोच रहे थे, हम ऐसे करेंगे तो शायद हमें अपनी जीत मिल जाए, हम ऐसे करेंगे तो हमें अपनी जीत मिल जाए, तो कोई यूनिटी नहीं थी, उनमें कोई एकता नहीं थी। ब्रिटिश हैड बेटर वेपन्स एंड आर्मी, ब्रिटिशर्स के पास अच्छे वेपन्स थे और अच्छी आर्मी, अच्छी फोर्सेस, अच्छे मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर थे ब्रिटिशर्स के पास इस टाइम। लैक ऑफ प्लानिंग बाय रिवर्स, अब लैक ऑफ प्लानिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर हम साथ में कर रहे हैं, एक टीम जिसमें टीम वर्क हो रहा है, तो प्लानिंग होती है पहले, तो वो प्लानिंग की भी क्या हो गई यहाँ पर कमी हो गई। पुअर कम्युनिकेशंस एंड नो सेंट्रल लीडरशिप, तो कम्युनिकेशन जो बातचीत थी वो भी बहुत कम थी, इनमें पुअर थी और कोई भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। मैनी इंडियन किंग्स डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट, इंडियन किंग्स ने ही रिवॉल्ट को सपोर्ट भी नहीं किया। ब्रिटिश यूज डिवाइड एंड रूल एंड नो हेल्प फ्रॉम द लॉयल प्रिंसेस, नो प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द रेबल सोल्जर्स, मतलब जो सोल्जर्स थे जो युद्ध लड़ रहे थे उनको कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस युद्ध में कमी हो गई और ये युद्ध इंडियंस हार जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसके क्यों फेल हुआ था, इसके रीजंस क्या क्या थे। अब इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट की अगर बात करें तो इसमें देखो क्या लिखा है। अब यहाँ से तो आपको कुछ नहीं लिखना, रीजंस में से कुछ भी नोट नहीं करना। इफेक्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया। तो यहाँ पे लिखा है कि इस वाले जो रिवॉल्ट रहा है इसके क्या क्या प्रभाव रहे, इम्पैक्ट क्या क्या रहे, इफेक्ट्स क्या क्या रहे इसके। तो इंडिया जो क्या था वो किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया के अंदर, पूरी इंडिया की जितने भी जो भी पूरी कंट्री थी, पूरा जितने प्लेसेस थे वो सारे इनके अंडर आ जाते हैं। ब्रिटिश स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS फॉर बेटर कंट्रोल। अब ब्रिटिशर्स ने जैसे वेस्टर्न एजुकेशन का इन्होंने यहाँ पे ऐलान घोषणा कर दी थी, तो उन्होंने बहुत सारी और भी पॉलिसीज को शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज्ड आर्मी मोर ब्रिटिश सोल्जर्स फ्यूअर इंडियंस, तो ब्रिटिशर्स ने ऑर्गेनाइज करी किसको, आर्मी को, जिसमें कि बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स थे बट इंडियंस उसमें काफ़ी कम थे, यहाँ पे फ्यूअर इंडियंस थे। इंडियन नेशनलिज्म ग्रू एंड पीपल गॉट इंस्पायर्ड फॉर द फ्रीडम। अब जब इंडियंस ने देखा कि हमारे ही कंट्री में कुछ ऐसे ऐसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं, बट उसमें इंडियंस का तो रोल है ही नहीं, तो इंडियंस में नेशनलिज्म क्या हो गया, बढ़ गया और इनको इंस्पिरेशन मिली किसके लिए, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, जो अभी मन में था इंडियंस के, जो अभी तक मिली नहीं थी, तो इसके लिए इनकी नेशनलिज्म जो थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इंक्रीज, तो इंडियंस के कल्चर में और हेरिटेज में काफ़ी ज़्यादा और इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे मेन इसके पूरे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो मेन पॉइंट्स थे जो आपको अपने एग्जाम पर्पज के लिए पढ़ने हैं। तो इन मेन पॉइंट्स को रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से आप पढ़ना, ये तो लर्न करना इनके रूलर्स और प्लेसेस के बारे में, लीडर्स के बारे में, और ये पूरी 1857 की टाइमलाइन के बारे में अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर,
अब आते हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो ये एक तो पहला आपने पढ़ा 1857 का मूवमेंट। अब अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की, तो उसमें आते हैं हम 1885 से शुरू करेंगे और 1947 तक देखेंगे। 1947 मतलब इंडिपेंडेंस वाले, आज़ादी वाले साल तक देखेंगे कौन कौन से नेशनल मूवमेंट्स हुए जो इंडिया में लड़े गए। तो सबसे पहला तो आ गया 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी के लिए जो पहला वॉर था वो यही वाला वॉर था 1857। 1885 पे आते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो इसमें फॉर्मेशन शुरू हुई किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। थर्ड में अगर बात करें तो 1905 स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर बंगाल पार्टीशन, मतलब बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे क्यों? अच्छा, फिर आते हैं 1906 में जस्ट 1 ईयर बाद फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हुआ। 1914 गदर पार्टी मूवमेंट, अब्रॉड रेवोल्यूशनरीज। 1916 to 18 होम रूल मूवमेंट, डिमांड फॉर सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के लिए भी अगर कोई मूवमेंट चला तो उसका नाम था होम रूल मूवमेंट, और ये कब चला? 1916 से लेकर 1918 के बीच। 1917 चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो फार्मर स्ट्रगल जो गांधी जी ने रन किया था। 1918 खेड़ा सत्याग्रह, फार्मर्स प्रोटेस्ट फॉर टैक्स रिलीफ, कि टैक्स से फार्मर्स को रिलीफ हो जाए, इसके लिए ये वाला सत्याग्रह किया था। 1918 अगेन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्कर्स राइट। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आ गया अगेंस्ट अनफेयर लॉस, मतलब जितनी लॉस थी उन लॉस को हटाने के लिए ही रॉलेट सत्याग्रह हुआ। 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मास बॉयकॉट। 1930 की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सॉल्ट मार्च के बारे में हम पढ़ते हैं। 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड दैट सपोर्ट। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, फाइनल कॉल फॉर ब्रिटिश टू लीव। तो फाइनल कॉल टू ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स के जाने का जो सबसे पास वाला मूवमेंट था वो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे हमने गिवन है। ठीक है, तो ये तो हो गई लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब इनकी लिस्ट आपको गिवन है। अब लिस्ट के बाद अगर हम आएंगे तो यहाँ पर यही वाले जो मूवमेंट्स हैं, इनमें से कुछ कुछ मूवमेंट्स आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करे हैं हमने, और बहुत सारे मूवमेंट्स की सिर्फ यहीं से नेम आप पढ़कर उनको लर्न करते। देखो सबसे फर्स्ट की अगर बात करें तो मेजर मूवमेंट में आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि कब लिखा है? 1905। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो ये एक मूवमेंट के अंदर आता है जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। देखो कैसे क्या है इसमें, ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इनटू हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट एंड मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट। तो हिंदू और मुस्लिम्स में क्या कर दिया गया? बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। इसका एम क्या था? डिवाइड एंड रूल स्टॉप यूनिटी, मतलब डिवाइड करके रूल करना, यूनिटी को स्टॉप कर देना, जितनी भी एकता है उसको खत्म करके डिवाइड करके रूल को आगे बढ़ाना। अब इसका रिजल्ट क्या आया था? इस वाले रूल का, इस वाले मूवमेंट का रिजल्ट ये आया कि इसने स्टार्ट कर दिया किसको? स्वदेशी मूवमेंट एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो वो थी, जो अभी तक एक आग थी, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई इस वाले मूवमेंट के बाद से, क्योंकि इंडियंस नहीं चाहते थे अलग अलग जगह पे अलग अलग बट के रहना, सब साथ रह के जाना, सब साथ रहना चाहते थे, बट यहाँ पे फिर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 अगेन स्टार्टेड टू अपोज द बंगाल पार्टीशन, मतलब बंगाल का जो भी पार्टीशन हुआ उसको अपोज करने के लिए वाला पार्टीशन फिर से शुरू, वाला जो मूवमेंट है फिर से शुरू हो गया। पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स एंड बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स। इसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही इंडियंस यूज करने लगे और जो ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट करने लगे, उनको हटाने लगे। अब इनके अंदर जो लीडर्स लिखे हैं हाईलाइट करके, उन लीडर्स को आप लर्न कर लेना कि इस वाले मूवमेंट के अंदर कौन कौन से लीडर्स मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। लीडर्स की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादाभाई नौरोजी, ये वाले 3 मेन लीडर्स इस वाले मूवमेंट के अंदर आते हैं। तो इनके नेम्स आप सीधे सीधे लर्न कर लेना। आउटकम निकला ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब इंडियंस ने अपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने प्रोडक्ट खुद से बनाए होंगे, तो उसके लिए आ गया ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी। उसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग 1906, यहाँ पे लिखा है। मुस्लिम लीग में क्या हुआ? फॉर्म टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मतलब इंडियन मुस्लिम्स की जितनी राइट्स थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला मूवमेंट यहाँ पे लेड किया गया। लेटर डिमांडेड सेपरेट नेशन पाकिस्तान, बट उसके बाद पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी, जो पार्टीशन के टाइम पे दोनों डिवाइड हो गए थे 2 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे गिवन है आगा खान एंड नवाब, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको गिवन है, किसमें? मुस्लिम लीग के अंदर।
तो इसको ध्यान से पढ़ना कि इसमें कौन कौन से लीडर्स हैं। फिर आते हैं सूरत स्प्लिट पर 1907, कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। अब कांग्रेस पार्टी को ही दो उसमें डिवाइड कर दिया गया, एक मॉडरेट्स में और एक दूसरा नेम गिवन है एक्सट्रीमिस्ट्स में। अब ये क्या होते हैं? मॉडरेट्स ने क्या मांगा कि दे वांटेड स्लो रिफॉर्म्स थ्रू टॉक्स विद द ब्रिटिश। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने मांगा कि यहाँ पर जो रिफॉर्म्स हैं वो स्लो हो, कैसे? ब्रिटिशर से बात कर, ब्रिटिशर से अच्छे से बातचीत करके रिफॉर्म्स यहाँ पे हो। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ये मांगा, उन्होंने क्विक फ्रीडम मांगी कि जल्दी से हम आज़ाद हो जाएं एंड वर रेडी टू प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्गली। ब्रिटिश यूज दिस टू वीकन द मूवमेंट। पर ब्रिटिशर्स ने वो अपनी बात कर रहे, उन्होंने इस वाले मूवमेंट को क्या किया? वीक कर दिया, इस वाले और मूवमेंट को। उसके बाद है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909। ये इम्प्लीमेंटेड राइट टू इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो पूरी सरकार वाली जितनी भी जगह थी वहाँ पे इंडियंस को क्या किया गया? इंडियंस को कुछ लिमिटेड राइट से दी। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद आता है यहाँ पर गदर पार्टी सिस्टम। गदर पार्टी सिस्टम में क्या था? इस मूवमेंट में इंडियन रेवोल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया स्टार्टेड अ सीक्रेट पार्टी टू फाइट ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल को ही फाइट करने के लिए एक सीक्रेट यहाँ पर पार्टी को फॉर्म कर दिया गया, जिसका नेम यहाँ पे दे दिया गदर पार्टी। पब्लिश द न्यूज़पेपर गदर टू स्प्रेड अवेयरनेस। गदर नेम से न्यूज़पेपर को भी क्या किया गया? स्प्रेड किया गया, ताकि लोगों के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुँच जाए। उसके बाद आते हैं कोमक्ता मारो इंसिडेंट 1914 का ये इंसिडेंट है। इंडियंस ऑन अ शिप वर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग कनाडा। मतलब इंडियंस क्या थे? इंडियंस जो शिप्स में थे, जो ट्रेडिंग का उस टाइम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो वर्क कर रहे थे, उनको कनाडा के अंदर स्टॉप करने से रोक दिया गया। सेंड बैक टू इंडिया, वापस से ही उनको इंडिया वापस भेज दिया गया, बीच से ही। मैनी वर शूट और अरेस्टेड, बहुत सारे शूट भी हो गए और उसमें अरेस्ट भी हो गए। कॉज्ड एंगर अमॉन्ग्स द इंडियंस, इंडियंस के बीच में फिर से इन्होंने गुस्सा पैदा कर दिया। फिर आते हैं होम रूल मूवमेंट पर, जो भी हमने पढ़ा सेल्फ रूल वाला जो मूवमेंट था 1916 to 18। किसने इसको लड़ा? लेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पे नेम लिखा है। डिमांडेड सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ रूल की डिमांड यहाँ पर करी गई थी इस वाले मूवमेंट में। ब्रॉड यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स आपने पढ़े, उन दोनों के बीच में क्या आने लगे? उनके बीच में यूनिटी यहाँ पर आने लगी, ऐसा शो हो रहा है। फिर आते हैं हम चंपारण सत्याग्रह पर 1970s। गांधीज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी का पहला मूवमेंट था इंडिया के अंदर चंपारण सत्याग्रह, जब वो आए थे वापस। फॉट फॉर इंडिगो फार्मर्स इन बिहार। तो बिहार के फार्मर्स के लिए ये वाला मूवमेंट यहाँ पे लड़ा गया। बस इतना ध्यान रख लो, मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए तो इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918। फार्मर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस ड्यू टू फेमाइन, लेड बाय गांधी जी इन गुजरात। तो गुजरात में अगेन हुआ था, कब हुआ था? 1918 में। ब्रिटिश एग्री टू कैंसल टैक्सेस फॉर 2 years। अब ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने थोड़ा देखा जब गांधी जी को कि अलग अलग तरीके से ये इंडिया को आज़ाद करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठा रहे, तो इन्होंने 2 years के लिए क्या कर दिया था? टैक्सेस को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट 1919 का, ये वाला एक्ट है। अलाउड ब्रिटिश टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल, लेड टू प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, रिजल्टेड इन जलियांवाला बाग मैसेकर। तो यहाँ पे लिखा है अलाउड ब्रिटिश टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल। इस वाले एक्ट में ये कर दिया था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया था ताकि वो पीपल को अरेस्ट कर सकें विदाउट एनी ट्रायल, किसी ट्रायल बेसिस के बिना ही अरेस्ट कर सकें। लेड टू प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, और इसका रिजल्ट आया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पढ़ते हैं। अब आगे जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में जो हुआ था, इसमें कौन है? इसमें नेम ध्यान रखना, ब्रिटिश जनरल डायर ने फायरिंग कर दी थी किस पर? पीसफुल क्राउड जो था कहाँ पे? अमृतसर में, जिन पर फायरिंग कर दी गई। हंड्रेड्स डाइड, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इंक्रीज एंगर एंड प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 और ब्रिटिश की कौन थे? जनरल डायर, जिन्होंने गोलियाँ वहाँ पे चला दी थी, कहाँ पे? भीड़ वाली, जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहाँ पर। उसके बाद आते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 लॉन्च्ड बाय गांधी जी आफ्टर जलियांवाला बाग। तो जैसे जलियांवाला बाग में सेकंड हुआ तो 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। पीपल गेव अप ब्रिटिश जॉब्स, टाइटल एंड स्कूल, डिडंट अचीव फुल इंडिपेंडेंस बट
यूनाइटेड द नेशन। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हो गए जैसे ही गांधी जी इंडिया में आए। तो यहाँ पे आ गया पीपल गिव अ ब्रिटिश जॉब टाइटल्स एंड स्कूल। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर 1921 मोपलाहा रेबेलियन पर मुस्लिम पीजेंट्स इन केरला रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड लॉर्ड्स एंड ब्रिटिश। मतलब कि यहाँ पे लैंड लॉर्ड और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट कुछ मूवमेंट हुआ, तो वो ये वाला ही रेबेलियन था। किसने लड़ा था? ये मुस्लिम पीजेंट्स ने, जितने भी सारे मुस्लिम पीजेंट थे उन्होंने। became violent and led to many reforms later। काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी हो चुका था और इसके अलग अलग रिफॉर्म्स आए कब? लास्ट में, बाद में। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ये लिखा है बरदोली सत्याग्रह लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात फॉर टैक्सेस। तो किसके लिए था? ये टैक्सेस के लिए था। किसने लेड किया? ये आप नाम ध्यान कर देना कि किसने कब कौन सा मूवमेंट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था और किसने उस मूवमेंट को लड़ा था। Farmers protested high taxes, British agreed and reduced the taxes। तो ब्रिटिशर्स अब थोड़े थोड़े बातों में आने लगे थे और उन्होंने टैक्स को अगेन रिड्यूस कर दिया। अब उसके बाद आते हैं साइमन कमीशन, जो कि कब है? 1927 का एक कमीशन है साइमन कमीशन। ब्रिटिश कमेटी केम टू रिफॉर्म इंडियन लॉ बट हैड नो इंडियंस इन ग्रुप। मतलब कि साइमन कमीशन में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स ने कुछ अपनी कमिटीज बना ली थी और उस कमेटी को वो क्या करना चाह रहे थे, कमेटी को इंडिया में लेकर आकर इंडियन के जो रिफॉर्म्स, इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनको चेंज करना चाह रहे थे। बट उसमें किसी भी इंडियन का पार्टिसिपेट उसमें नहीं था, मतलब कोई भी इंडियन उस वाली कमेटी में नहीं था। तो वही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कमेटी केम टू रिफॉर्म इंडियन लॉ, मतलब इंडिया के जितने भी लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए आए, बट उस ग्रुप में कोई भी इंडियन नहीं था। इंडियंस स्ट्रांगली अपोज, इंडियंस ने क्या किया? इसको अपोज कर दिया। और एक स्लोगन भी आया था साइमन गो बैक नेम से, कि इंडियंस कह रहे थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइमन कमीशन के अंदर ये वाला स्लोगन आया था। उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। गांधी जी लेड दांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, लार्ज स्केल बॉयकॉट टू ब्रिटिश गुड्स, इंक्रीज्ड मास पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930 का है। किसके लिए है? गांधी जी ने लेड किया है। कब? दांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ताकि जो सॉल्ट लॉ है, सॉल्ट सत्याग्रह है, उसको ब्रेक कर सके, इसके लिए वाला मूवमेंट रहा है। तो बस आपको नेम याद करना है, उसका ईयर याद करना है और किसने वो किया है वो आपको याद करना है। गांधी इरविन पैक्ट पर आते हैं तो 1931 का ही है, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नेम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, दिल्ली पैक्ट कौन सा वाला होता है? गांधी इरविन पैक्ट। अब ये क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड वायसराय इरविन। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों पर्सन के बीच में एक क्या है? एक ये वाला एग्रीमेंट है। ब्रिटिश रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड अलाउ पीसफुल प्रोटेस्ट। ब्रिटिशर्स में जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको क्या कर दिया गया था? उनको रिलीज कर दिया गया था इस वाले केस में से, इस वाले मूवमेंट में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का पहला स्टेप इस वाले मूवमेंट से लिया जाता है। कौन से मूवमेंट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान अच्छे से कर लेना। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है? फाइनल मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। गांधी जी का ये फाइनल मास मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। स्लोगन था इसका डू और डाई। ब्रिटिश जेल्ड मेनी लीडर्स, आईएनसी वाज बैन। तो ब्रिटिशर्स के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल हो जाते हैं एंड जो आईएनसी है वो बैन भी यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद क्रिस्प मिशन यहाँ पे लिखा है 1942 का ही है, अगेन ये। हाँ जी, तो आते हैं क्रिप्स मिशन पर 1942। ब्रिटिश ट्राइड टू गेन इंडियन सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स चाह रहे थे इंडिया से सपोर्ट मिलना। ऑफर्ड पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीक पर थी और जो मुस्लिम लीग हो गए, जो थे मुस्लिम जो लीडर्स थे वो भी सारे रूलर्स, मतलब वो भी सारे टॉप पर थे। तो उन्होंने क्या कर दिया गया था? उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस वाले ऑफर को। उसके बाद आते हैं वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब? 1945। ब्रिटिश ट्राइड टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट विद बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। आईएनसी और मुस्लिम लीग के साथ ही क्या चाह रहे थे? ब्रिटिशर्स फॉर्म करना एक नई गवर्नमेंट को। बट ये क्या हो गई? ये हो गई फेल ड्यू टू
फेल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। जो दोनों पार्टीज थी ये वाली, इन्होंने क्या कर दिया गया, इसको डिसएग्री कर दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ये फॉर्म नहीं हो पाता। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब इसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सेंड करी 3 ऐसे मिनिस्टर्स, ब्रिटिशर्स सेंड 3 मिनिस्टर्स टू फाइंड पीसफुल वे फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे 3 मिनिस्टर को यहाँ पर भेजा। could not unite INC and Muslim League on one plan। INC और मुस्लिम लीग को क्या नहीं कर पाए, ये लोग यूनाइट नहीं कर पाए। मतलब ये एक पीसफुल सा मूवमेंट चाह रहे थे कि अब इंडिया की आज़ादी है तो पीसफुल मूवमेंट से सारे सब कुछ आज़ाद हो जाए, बट ये चीज़ नहीं हो पाई। पार्टीशन ऑफ 1947 की अगर बात करें तो ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ड ऑन रिलीजन बेस पर डिवाइड यहाँ पे कर दिया गया। डिक्लेयर्ड ऑन कब, 15 अगस्त 1947, ये सबको पता है, बाय लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने आज़ादी ऐसे डिक्लेयर करी, ठीक है। तो ये हो गया 15 अगस्त 1947 तक का पूरा आपका टाइम पीरियड। तो 47 तक आपको सारे जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए वो सारे याद होने चाहिए, कौन से ईयर में हुए, और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये मूवमेंट है तो इसमें ये हुआ था, ये मूवमेंट है तो इसमें ये हुआ था, ठीक है। अब 1947 तक की सिर्फ मूवमेंट्स नहीं है, 1947 के बाद भी बहुत सारे मूवमेंट है, तो इनको भी आपको लर्न करना होगा, मूवमेंट्स आफ्टर 1947, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस के लिए थोड़ा आपको पता हो, इसके लिए आप इसको लर्न कर सकते हो। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यूली मतलब जो नए लेटेस्ट वाले मूवमेंट है ये आ जाए और जो पीछे का पढ़ते हो इनमें से ना आए, तो आपको दोनों तरफ बैलेंस करके चलो, आगे वाले पढ़ लो पीछे वाले भी पढ़ लो, क्योंकि हमें टाइम है आप सबके पास। मूवमेंट्स आफ्टर 1947 पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सर्वोदय मूवमेंट 1948, बूदन मूवमेंट 1951, इजिप्ट NAM 1955, नॉन अलाइड मूवमेंट 1961, साइलेंट वैली 1973, एपिको मूवमेंट 1983 पर आते हैं, फिर गोरखालैंड मूवमेंट 1986, उसके बाद ऑटोनॉमी मूवमेंट 2005 एंड मी टू मूवमेंट होता है कब, 2006 में, ठीक है। तो 2006 में ये वाला मूवमेंट आपका है। तो 1947 के बाद 2006 तक के जितने मूवमेंट है इनको थोड़ा भी आप इनके नेम्स और इनके जो ईयर है इनको आप लर्न अच्छे से कर लें, ठीक है। तो ये हमने 2 मिनट्स बाद, तो ये आपने पढ़ लिया रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूरा, कि 1857 का रिवॉल्ट कब शुरू हुआ, कौन कौन से मेन लीडर्स थे, टाइमलाइन उनकी क्या क्या रही। फिर उसके बाद आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ लिए। नेशनल मूवमेंट में पहले हमने देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट है, इन सब की लिस्ट देख ली, इन सब के ईयर्स देख लिए। फिर उसके बाद इसमें आपने बहुत सारे मूवमेंट जैसे पढ़ लिए जो हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड बेस्ड पर आए हैं, और उनके लीडर्स देख लिए कि इस मूवमेंट में ये वाला लीडर है और इन्होंने मूवमेंट किसके लिए लड़ा है, ठीक है। तो ये थी पूरी आज की क्लास, इसमें हमने पूरा कवर कर लिया अपना एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।